एट सी टेट। सो आज के इस वीडियो में हम पेपर 2 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम शब्द आंग्ल भाषा के किस शब्द का हिंदी रूपांतरण है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा करिकुलम। पाठ्यक्रम शब्द करिकुलम का हिंदी रूपांतरण है। क्वेश्चन नंबर 2, करिकुलम शब्द लैटिन भाषा के क्यूरेरे शब्द से बना है। तो आपका एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि करिकुलम शब्द किस भाषा के शब्द से बना है? तो लैटिन भाषा के क्यूरेरे शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है दौड़ का मैदान। क्वेश्चन नंबर 3, पाठ्यक्रम को मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान तथा अनुभव का सार समझना चाहिए। यह कथन किसने कहा था? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा फ्रोवेल। फ्रोवेल ने कहा था कि पाठ्यक्रम को मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान तथा अनुभव का सार समझना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, पाठ्यक्रम में वे सभी क्रियाएं आती हैं जो स्कूल में विद्यार्थियों को दी जाती हैं। तो यह कथन किसका है? हेनरी के अनुसार। ये क्वेश्चंस आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के रूप में आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। सो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो स्कूल में विद्यार्थियों को दी जाती हैं। यह कथन है हेनरी के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 5, डिक्शनरी ऑफ एजुकेशन, यह पुस्तक किसकी है? तो यह पुस्तक कॉटर सीवी गुड द्वारा लिखी गई थी। डिक्शनरी ऑफ एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 6, शिक्षा प्रक्रिया है। तो शिक्षा कैसी प्रक्रिया होती है? तो शिक्षा व्यापक एवं गतिशील प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 7, शिक्षित व्यक्ति अशिक्षित व्यक्तियों से उतने ही श्रेष्ठ होते हैं जितने जीवित मृतकों से। तो यह कथन किसके द्वारा दिया गया था? अरस्तु के अनुसार। अरस्तु ने यह कहा था कि शिक्षित व्यक्ति अशिक्षित व्यक्तियों से उतने ही श्रेष्ठ होते हैं जितने जीवित मृतकों से। क्वेश्चन नंबर 8, दर्शन ज्ञान का विज्ञान है। तो यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? फिक्टे के अनुसार। फिक्टे महोदय ने कहा था कि दर्शन ज्ञान का विज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, कोर पाठ्यक्रम कहते हैं। तो कोर पाठ्यक्रम किसे कहते हैं? तो ऐसा पाठ्यक्रम जिसमें कुछ विषय तो अनिवार्य होते हैं तथा अन्य विषय ऐच्छिक होते हैं। तो कोर पाठ्यक्रम का तात्पर्य है कि जिसमें कुछ विषय तो अनिवार्य रूप से होते हैं परंतु अन्य विषय ऐच्छिक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, प्रच्छन्न पाठ्यक्रम कहते हैं। तो प्रच्छन्न पाठ्यक्रम किसे कहते हैं? ऐसे पाठ्यक्रम को जो किसी अध्यापक के बजाय विद्यालय द्वारा पढ़ाया जाता है। तो प्रच्छन्न पाठ्यक्रम के अंतर्गत ऐसा पाठ्यक्रम आता है जो किसी अध्यापक के द्वारा ना पढ़ाकर विद्यालय द्वारा पढ़ाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, पाठ्यक्रम ज्ञान संवेदना और प्रक्रिया पर आधारित है। तो यह कथन किसने कहा था कि पाठ्यक्रम ज्ञान संवेदना और प्रक्रिया पर आधारित है? यह कथन रॉस महोदय के द्वारा बताया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, लाइफ इन क्लासरूम पुस्तक, यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? फिलिप जैक्सन के द्वारा। तो लाइफ इन क्लासरूम पुस्तक के लेखक के रूप में फिलिप जैक्सन को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, सामाजिक चेतना को शैक्षिक विकास का आधार माना है। तो सामाजिक चेतना को शैक्षिक विकास का आधार किसने माना है? जॉन ड्यूवी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, शैक्षिक उद्देश्यों के प्रकार होते हैं। तो शैक्षिक उद्देश्य मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, सामान्य तथा विशिष्ट। तो शैक्षिक उद्देश्य सामान्य तथा विशिष्ट प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, मूल पाठ्यक्रम में आने वाले विषय हैं। तो मूल पाठ्यक्रम जिसे कोर पाठ्यक्रम भी कहा जाता है, तो उसके अंतर्गत कौन कौन से विषय आते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर है विज्ञान, कला एवं संगीत, स्वास्थ्य शिक्षा, गणित, भाषा, मानविकी एवं सामाजिक विषय। तो ये विषय मूल पाठ्यक्रम या कोर पाठ्यक्रम के अंतर्गत आने वाले विषय होते हैं। सो आज के इस वीडियो में हम पेपर 2 के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल होंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम की संरचना प्रक्रिया को वृत्ताकार माना है। तो व्हीलर महोदय ने पाठ्यक्रम की संरचना प्रक्रिया को वृत्ताकार माना है। क्वेश्चन नंबर 2, करिकुलम प्रोसेस, यह पुस्तक किसकी है? तो व्हीलर महोदय की ही पुस्तक क्या है? करिकुलम प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 3, शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? तो ओटावे ने कहा था कि शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 4, पाठ्य वस्तु का क्षेत्र होता है। तो पाठ्य वस्तु का क्षेत्र कैसा होता है? सीमित। क्वेश्चन नंबर 5, पाठ्यक्रम का क्षेत्र होता है व्यापक।
यानी पाठ्य वस्तु का क्षेत्र सीमित होता है जबकि पाठ्यक्रम का क्षेत्र व्यापक होता है। क्वेश्चन नंबर 6, शैक्षिक उद्देश्य के मुख्यतः 3 स्रोत होते हैं, समाज, व्यक्ति और ज्ञान। तो आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शैक्षिक उद्देश्य के मुख्यतः कौन कौन से स्रोत होते हैं, सामाजिक, व्यक्ति और ज्ञान, मुख्यतः 3 स्रोत देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मूल्य आदर्श व्यवहार या मानक है जिन्हें संपूर्ण समाज धारण किए हुए होता है। तो यह कथन किसके द्वारा दिया गया, जॉन के द्वारा क्या कथन दिया गया था कि मूल्य आदर्श व्यवहार या मानक है जिन्हें संपूर्ण समाज धारण किए हुए है। क्वेश्चन नंबर 8, मापन एवं परीक्षण सम्मिलित होता है। तो मापन एवं परीक्षण की प्रक्रिया किसमें सम्मिलित रहती है, मूल्यांकन कार्य में। तो मूल्यांकन कार्य में मापन एवं परीक्षण दोनों प्रक्रियाएं सम्मिलित रहती हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अच्छे मूल्यांकन की विशेषताएं होती हैं। तो अच्छे मूल्यांकन में कौन कौन सी विशेषताएं देखने को मिलती हैं, क्रमबद्धता, वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता, वैधता, व्यवहारिकता और व्यापकता। आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में देखने को मिल सकता है कि अच्छे मूल्यांकन की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होती है, और आपको ये 4 ऑप्शन दिए जा सकते हैं और पूछा जा सकता है कि इनमें से अच्छे मूल्यांकन की विशेषता कौन सी नहीं है। तो आप याद रख सकते हैं कि अच्छे मूल्यांकन की विशेषता क्या होती हैं, तो क्रमबद्धता, वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता, वैधता, व्यवहारिकता तथा व्यापकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। तो पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, छात्रों का सर्वांगीण विकास। तो किसी भी पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य होता है कि छात्रों का सर्वांगीण विकास करना। क्वेश्चन नंबर 11, प्रदर्शन स्लाइड कितने प्रकार की होती है। तो यह मुख्यतः 3 प्रकार की होती है, साधारण स्लाइड, फोटोग्राफिक स्लाइड और कंप्यूटर। तो प्रदर्शन स्लाइड 3 प्रकार की होती है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, प्रभावशाली शिक्षण वह है जिससे अधिकांश शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सके। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि प्रभावशाली शिक्षण क्या होता है। तो इसका आंसर होगा जिससे अधिकांश शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, शिक्षण प्रक्रिया में कितने मुख्य चर होते हैं। तो शिक्षण प्रक्रिया में मुख्यतः 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, शिक्षण चरों की 3 प्रमुख क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं। तो शिक्षण चरों की भी 3 प्रमुख क्रियाएं होती हैं, कौन कौन सी, निदान, उपचार और मूल्यांकन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, प्रभावशाली शिक्षक के प्रमुख 3 गुण कौन कौन से होते हैं। तो किसी भी प्रभावशाली शिक्षक में मुख्यतः 3 गुण होने चाहिए, शिक्षक की योग्यता, शिक्षक की कुशलता और शिक्षक की उपलब्धियां। तो आप ये याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, वह साधन जो छात्रों को स्वयं अभ्यास करके सिखाने के लिए अवसर प्रदान करता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे गृह कार्य कहते हैं। तो आप ये डिफिनीशन याद रख सकते हैं कि गृह कार्य में ही छात्रों को स्वयं अभ्यास करके सीखने के लिए अवसर प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, पाठ्यक्रम विकास का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अभिकरण है। तो किसी भी पाठ्यक्रम विकास का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अभिकरण कौन सा होता है, तो अध्यापक ही पाठ्यक्रम विकास का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अभिकरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, 2 प्रकार के पाठ्यक्रम बताए हैं। तो सेलर एवं अलेक्जेंडर ने 2 प्रकार के पाठ्यक्रम बताए हैं। ये पाठ्यक्रम कौन से बताए हैं इन्होंने, नियोजित और क्रियान्वित। तो सेलर एवं अलेक्जेंडर के द्वारा नियोजित एवं क्रियान्वित 2 प्रकार के पाठ्यक्रम के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 19, द टीचर इन करिकुलम मेकिंग पुस्तक है। तो यह पुस्तक लीज, फ्रेजर एवं जॉनसन द्वारा लिखी गई है, द टीचर इन करिकुलम मेकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, अध्यापकों के पास वह ज्ञान और अनुभव होता है जो पाठ्यक्रम विकास में अत्यंत उपयोगी सिद्ध होता है। तो यह कथन किसके द्वारा कहा गया था कि अध्यापकों के पास वह ज्ञान और अनुभव होता है जो किसी भी पाठ्यक्रम विकास के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होता है। तो क्रग, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्रग महोदय के द्वारा यह कथन कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 21, हेमलेट नाटक डेनमार्क के राजकुमार के बिना ही खेला जा रहा है। तो यह कथन किसके द्वारा कहा गया था, रोनाल्ड गोल्ड के द्वारा। 22,
बालकों को ऐसे कार्यों के द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिए जिनसे आगे चलकर बालक समाज उपयोगी कार्य करने में सक्षम हो सकें। तो बालकों को ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए जिससे वह आगे चलकर समाज उपयोगी कार्य कर सकें। यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? तो जॉन ड्यूवी ने यह कथन प्रस्तुत किया था। क्वेश्चन नंबर 23, परीक्षा में प्रश्नों का स्वरूप होता है। तो परीक्षा में किस तरीके के प्रश्न होते हैं? तो दो प्रकार से प्रश्न परीक्षा में होते हैं, निबंधात्मक और वस्तुनिष्ठ। आप ये क्वेश्चन याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, छात्रों की क्रियाओं को विषय केंद्रित आधार पर निश्चित एवं संगठित किया जाता है। यह कथन है, तो यह कथन किसने कहा था कि छात्रों की क्रियाओं को विषय केंद्रित आधार पर निश्चित एवं संगठित किया जाता है? तो अल्बर्टी महोदय ने यह कथन कहा था। क्वेश्चन नंबर 25, जो कुछ भी सीखना है करके सीखना चाहिए। तो यह किसने प्रस्तुत किया था कि जो कुछ भी सीखना है करके सीखना चाहिए? तो कमेनियम ने यह सुझाव दिया था कि जो कुछ भी सीखना है करके सीखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 26, एकीकृत पाठ्यक्रम वह पाठ्यक्रम है जिसमें विषयों के बीच कोई अवरोध, रुकावट तथा दीवार नहीं होती है। तो एकीकृत पाठ्यक्रम के बारे में यह विचार किसने प्रस्तुत किए थे? हेंडरसन ने यह विचार प्रस्तुत किए थे कि एकीकृत पाठ्यक्रम वह पाठ्यक्रम है जिसमें विषयों के बीच में कोई भी अवरोध, रुकावट तथा दीवार नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन पुस्तक किसने लिखी थी? तो द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन पुस्तक के राइटर हैं ब्रूनर। ब्रूनर ने ये पुस्तक लिखी थी, द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 28, शिक्षकों को मनुष्य का निर्माणकर्ता कहा है। तो शिक्षकों को मनुष्य का निर्माणकर्ता कहा है, यह परिभाषा किसने दी थी? जॉन एडम्स ने कहा था कि शिक्षकों को मनुष्य का निर्माणकर्ता। क्वेश्चन नंबर 29, समाज में शिक्षकों का स्थान सशक्त तथा महत्वपूर्ण है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? डॉक्टर राधाकृष्णन के अनुसार यह कथन प्रस्तुत किया गया था कि समाज में शिक्षक का स्थान सशक्त तथा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, अध्यापक उस दीपक की तरह है जो स्वयं जलकर संसार को प्रकाशित करता है। तो यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था कि अध्यापक उस दीपक की तरह होता है जो स्वयं जलकर संसार को प्रकाशित करता है। ये डिफिनीशंस आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के रूप में भी देखने को मिल सकती हैं कि यह कथन किसका है, और आपको 4 ऑप्शन दिए हुए होंगे, आपको राइट आंसर बताना होगा। तो आप ये याद रख सकते हैं क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 31, पाठचर्या को विभाजित किया जाता है। तो पाठचर्या को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, केंद्रीकृत और विकेंद्रीकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, वह पाठ्यक्रम जिसमें पाठ्यक्रम के विभिन्न विषयों में एकता हो तथा सभी विषय एक दूसरे से संबंधित हों। तो इस प्रकार के पाठ्यक्रम को एकीकृत पाठ्यक्रम कहा जाता है, जिसमें सभी विषय में एकता हो तथा सभी एक दूसरे से संबंधित विषय हों। तो ये पाठ्यक्रम एकीकृत पाठ्यक्रम होता है। क्वेश्चन नंबर 33, एकीकृत पाठ्यक्रम किस मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित होता है? तो एकीकृत पाठ्यक्रम गेस्टाल्टवाद सिद्धांत पर आधारित होता है। तो आप ये क्वेश्चन याद रख सकते हैं कि एकीकृत पाठ्यक्रम गेस्टाल्टवाद पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 34, क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम के प्रेरणा के रूप में जाने जाते हैं। तो क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम यानी करके सीखने पर किसने जोर दिया था? जॉन ड्यूवी ने। तो क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम के प्रेरणा के रूप में जॉन ड्यूवी जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, वह पाठ्यक्रम जिसमें पाठ्यक्रम अनुभवों के आधार पर तैयार किया जाता है होता है। तो इस प्रकार के पाठ्यक्रम को अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम कहते हैं, जिसमें अनुभव के आधार पर पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36, पाठ्यक्रम जिसमें बालक को महत्व न देकर विषय को महत्व दिया जाता है। तो इस प्रकार के पाठ्यक्रम को विषय केंद्रित पाठ्यक्रम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 37, कोठारी आयोग या राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, मतलब कोठारी आयोग जिसे राष्ट्रीय शिक्षा आयोग कहा जाता है, उसका गठन कब हुआ था? तो 1964 से 66 के बीच में कोठारी आयोग का गठन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 38, माध्यमिक शिक्षा आयोग या मुदालियर आयोग
माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष के रूप में मुदालियर थे, इसलिए इसे मुदालियर आयोग भी कहा जाता है। की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1952 से 53 में माध्यमिक शिक्षा आयोग या मुदालियर आयोग की स्थापना की गई। क्वेश्चन नंबर 39, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 1948 से 1949, यानी 1948 में इस आयोग की नींव रखी गई थी तथा 1949 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। तो आप ये सन याद रख सकते हैं कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना 1948 से 1949 के बीच की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे। यह आयोग उच्च शिक्षा के लिए बनाया गया था, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रैक डीएलएड टेट। सो आज के इस वीडियो में हम पेपर 2 के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल होंगे। इससे पहले पेपर 2 से रिलेटेड 2 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं, उनको आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, आंग्ल भाषा के फिलॉसफी शब्द का हिंदी रूपांतरण है? तो दर्शन। दर्शन शब्द आंग्ल भाषा के फिलॉसफी शब्द का हिंदी रूपांतरण है। क्वेश्चन नंबर 2, फिलॉसफी शब्द यूनानी भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। तो फिलॉसफी शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, फिलॉस व सोफिया। तो आप ये याद रख सकते हैं कि फिलॉसफी शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, फिलॉस तथा सोफिया, जिनका अर्थ होता है ज्ञान के लिए प्रेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, दर्शन ज्ञान का विज्ञान है। तो यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? फिक्टे के द्वारा। फिक्टे ने यह कथन कहा था कि दर्शन ज्ञान का विज्ञान है। क्वेश्चन नंबर 4, पाठ्यक्रम को शारीरिक क्रियाओं तथा आत्मिक क्रियाओं का आधार मानकर निर्मित किया गया। तो यह कथन किसने प्रस्तुत किया था कि पाठ्यक्रम को शारीरिक क्रियाओं तथा आत्मिक क्रियाओं को आधार मानकर निर्मित किया गया? तो रॉस महोदय ने यह कथन प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, शिक्षा मनोविज्ञान अपना अर्थ शिक्षा से, जो कि एक सामाजिक प्रक्रिया है, तथा मनोविज्ञान से, जो व्यवहारिक संबंधी विज्ञान है, ग्रहण करता है। तो यह परिभाषा किसने दी थी? स्किनर ने। स्किनर ने कहा था कि शिक्षा मनोविज्ञान अपना अर्थ शिक्षा से लेता है, जो कि एक सामाजिक प्रक्रिया है, तथा मनोविज्ञान से, जो एक व्यवहार संबंधी विज्ञान है। क्वेश्चन नंबर 7, अभिप्रेरणा के प्रमुख 4 घटक होते हैं। तो अभिप्रेरणा के मुख्यतः 4 घटक होते हैं। कौन कौन से? आवश्यकता, चालक, उद्दीपक तथा अभिप्रेरक। तो ये अभिप्रेरणा के मुख्यतः 4 घटक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अभिप्रेरणा कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने तथा नियमित करने की प्रक्रिया है। तो यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? गुड के द्वारा। गुड ने कहा था कि अभिप्रेरणा कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने तथा नियमित करने की प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए हैं। तो व्यक्तित्व के मुख्यतः 3 प्रकार किसके द्वारा बताया गया? जुंग या युंग के द्वारा। इनको मुख्यतः जुंग या युंग कहा जाता है। तो इन्होंने व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए हैं। कौन कौन से? अंतर्मुखी व्यक्तित्व, बहिर्मुखी व्यक्तित्व और उभयमुखी व्यक्तित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार का समग्र गुण है। तो यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई? वुडवर्थ द्वारा। वुडवर्थ ने कहा था कि व्यक्तित्व व्यक्तित्व के व्यवहार का समग्र गुण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, व्यक्तित्व सामाजिक शब्दों के अतिरिक्त किसी भी रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता है। तो यह कथन किसने प्रस्तुत किया था कि व्यक्तित्व सामाजिक शब्दों के अतिरिक्त किसी और रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता? तो बॉल्डविन ने यह कहा था। क्वेश्चन नंबर 12, ब्रीफ कोर्स इन द हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो यह पुस्तक किसके द्वारा दी गई थी? मुनरो द्वारा। मुनरो ने यह पुस्तक दी थी, ब्रीफ कोर्स इन द हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, घर ही शिक्षा का सर्वोत्तम साधन और बालक का प्रथम विद्यालय है। तो यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? पेस्टोलॉजी द्वारा। पेस्टोलॉजी ने कहा था कि घर ही शिक्षा का सर्वोत्तम साधन और बालक का प्रथम विद्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, वर्धा शिक्षा योजना या बुनियादी शिक्षा प्रस्तुत की गई थी? तो गांधी जी द्वारा। गांधी जी द्वारा ही सर्वप्रथम बुनियादी शिक्षा, जिसे वर्धा शिक्षा योजना भी कहते हैं, प्रस्तुत की गई थी। क्वेश्चन नंबर 15, वर्धा शिक्षा योजना का पाठ्यक्रम क्या था? तो वर्धा शिक्षा योजना के अंतर्गत
जो पाठ्यक्रम आता था उसमें क्या क्या सम्मिलित था? तो उसमें मातृभाषा, गणित, आधारभूत कलाएं, सामाजिक अध्ययन, सामान्य विज्ञान, कला, हिंदी और शारीरिक शिक्षा सम्मिलित थे। तो आप ये पाठ्यक्रम के रूप में याद रख सकते हैं कि वर्धा शिक्षा योजना के पाठ्यक्रम में क्या क्या सम्मिलित था। क्वेश्चन नंबर 16, पाठ्यक्रम विकास के प्रमुख घटक होते हैं। तो पाठ्यक्रम विकास के मुख्यतः 4 घटक होते हैं। कौन कौन से? शिक्षण उद्देश्य, अनुदेशनात्मक प्रारूप, मूल्यांकन और पृष्ठपोषण। तो ये 4 घटक मुख्यतः पाठ्यक्रम विकास से संबंधित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है? तो भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है और किस अनुच्छेद से वर्णन किया गया है? तो अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 18, मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो यह मुख्यतः अमेरिका से लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? तो वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, परंतु संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया, इसलिए वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। तो ये 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं? पहला, समानता का अधिकार, जिसका वर्णन अनुच्छेद 14 से 18 में किया गया है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका वर्णन अनुच्छेद 19 से 22 में किया गया है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि अनुच्छेद 23 और 24 में है। चौथा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका वर्णन अनुच्छेद 25 से 28 में किया गया है। पांचवा मौलिक अधिकार है संस्कृति तथा शिक्षा का अधिकार, जिसका वर्णन अनुच्छेद 29 से 30 में किया गया है। छठा मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपायों का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 32 में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 32 को ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा था, तो आप इसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार कब बनाया गया? संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार में ही सम्मिलित था, परंतु 44वें संविधान संशोधन द्वारा, जो कि 1978 में किया गया था, संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अब यह अनुच्छेद 300 का में रखा गया है इसको। क्वेश्चन नंबर 21, संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को रखा गया है? तो भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों को रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 22, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को 4 भागों में विभाजित किया गया है। या 4 कौन कौन से हैं? समाजवादी सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत, अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत और विविध सिद्धांत। तो आप ये याद रख सकते हैं। एक क्वेश्चन आप ये याद रख सकते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो यह आयरलैंड से लिए गए हैं, तो आप ये याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, धर्मनिरपेक्षता से तात्पर्य है। तो धर्मनिरपेक्षता से क्या तात्पर्य है? राज्य ना तो धार्मिक है ना अधार्मिक है और ना ही धर्म विरोधी, बल्कि धार्मिक सिद्धांतों और कार्यवाहियों से पृथक है। तो धर्मनिरपेक्षता से आप देख सकते हैं क्या तात्पर्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, प्रतिमान शब्द अंग्रेजी के किस शब्द का पर्यायवाची है? तो प्रतिमान शब्द अंग्रेजी के मॉडल शब्द का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, सरल प्रतिमान का विकास किया। तो सरल प्रतिमान का विकास किसके द्वारा किया गया? वाई सरन द्वारा। कब? सन 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, सरल प्रतिमान के पक्ष हैं। तो सरल प्रतिमान के मुख्यतः 3 पक्ष हैं, अदा, प्रक्रिया और प्रदा। तो आप ये याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, हिल्डा टाबा ने मूल्यांकन पाठ्यक्रम प्रतिमान के कितने प्रमुख सोपान बताए हैं? तो हिल्डा टाबा द्वारा मूल्यांकन पाठ्यक्रम प्रतिमान के मुख्यतः 4 सोपान बताए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 28, प्रशासनिक प्रतिमान के सोपान। तो प्रशासनिक प्रतिमान के कौन कौन से सोपान होते हैं? योजना बनाना, संगठन करना, प्रशासन करना, निर्देशन करना तथा प्रतिपुष्टि। तो ये प्रशासनिक प्रतिमान के मुख्यतः सोपान होते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू CRITELET। सो इस वीडियो में हम पेपर 2 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। बेसिकली ये सेट नंबर 4 है। इससे पहले पेपर 2 से रिलेटेड 3 वीडियोस अपलोड किए जा चुके हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा गया है। आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है,
वह शिक्षा जिसके द्वारा मनुष्यों में मानवीय गुणों का विकास किया जाता है। तो इस प्रकार की शिक्षा को क्या कहते हैं? उदार शिक्षा, जिसमें मनुष्यों में मानवीय गुणों का विकास किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। उदार शिक्षा का कार्य उच्च सामाजिक संस्कृति की सहायता करना है। तो उदार शिक्षा की यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? एंडरसन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। लिबरल एजुकेशन का अर्थ है। लिबरल एजुकेशन अर्थात उदार शिक्षा। तो लिबरल एजुकेशन का अर्थ है नॉन वोकेशनल एजुकेशन अर्थात अव्यावसायिक शिक्षा या सामान्य शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। सूचना विज्ञान इंफॉर्मेशन साइंस शब्द का प्रतिपादन हुआ था। तो इस शब्द का प्रतिपादन यूएसए में 1950 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5। आधुनिक सूचना एवं संप्रेषण के तकनीकी माध्यम है। तो सूचना एवं संप्रेषण के तकनीकी माध्यम कौन कौन से होते हैं? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, मीडिया, प्रेषक आदि। क्वेश्चन नंबर 6। पर्यावरण शिक्षा से आशय है। तो पर्यावरण शिक्षा का आशय उस ज्ञान से है जो हमें वातावरण के बारे में जानकारी उपलब्ध कराता है। क्वेश्चन नंबर 7। पर्यावरण शिक्षा व्यक्ति, प्रकृति एवं समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का बोध कराते हुए पर्यावरण के सुधार हेतु प्रेरणा प्रदान करती है। तो पर्यावरण शिक्षा की यह परिभाषा यूनेस्को के द्वारा दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 8। विद्यालयी पाठ्यक्रम की रचना की गई। तो इस प्रकार के पाठ्यक्रम की रचना कब की गई? 1988 में। क्वेश्चन नंबर 9। पाठ्य पुस्तक का अर्थ है। तो पाठ्य पुस्तक का अर्थ क्या होता है? किसी विषय के ज्ञान को जब एक स्थान पर पुस्तक के रूप में संगठित ढंग से प्रस्तुत किया जाता है तो इसे पाठ्य पुस्तक कहा जाता है। अर्थात विषय के ज्ञान को जब एक स्थान पे किसी पुस्तक के रूप में संगठित कर दिया जाता है तो वह पाठ्य पुस्तक कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 10। पाठ्य पुस्तक ज्ञान, आदतों, भावनाओं, क्रियाओं तथा प्रवृत्तियों का संपूर्ण योग है। तो पाठ्य पुस्तक के संबंध में यह परिभाषा हैरो लिकर के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। पाठ्य पुस्तक अध्ययन क्षेत्र की किसी शाखा की एक प्रमाणित पुस्तक होती है। तो पाठ्य पुस्तक की यह परिभाषा लेंज के द्वारा दी गई थी कि पाठ्य पुस्तक अध्ययन क्षेत्र की किसी शाखा की एक प्रमाणित पुस्तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। पाठ्य पुस्तकों की आवश्यकता होती है। तो पाठ्य पुस्तकों की आवश्यकता क्यों होती है? इससे छात्रों एवं शिक्षकों के समय की बचत होती है, अध्ययन एवं अध्यापन में एकरूपता रहती है। क्वेश्चन नंबर 13। पाठ्यचर्या का आधुनिक एवं विस्तृत रूप है। तो पाठ्यचर्या का आधुनिक एवं विस्तृत रूप क्या होता है? पाठ्यक्रम संदर्शिका। क्वेश्चन नंबर 14। सूचना ज्ञान के साथ साथ शिक्षकों के लिए आवश्यक निर्देश भी सम्मिलित किए जाते हैं। तो किसमें सम्मिलित किए जाते हैं? पाठ्यक्रम संदर्शिका में। इसमें सूचनात्मक ज्ञान के साथ साथ शिक्षकों के लिए आवश्यक निर्देश भी सम्मिलित किया जाते हैं। मुख्यतः पाठ्यक्रम संदर्शिका का निर्माण शिक्षकों की सहायता हेतु ही किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15। पाठ्य पुस्तकों के प्रकार हैं। तो पाठ्य पुस्तकें मुख्यतः कितने प्रकार की होती हैं? 3। कौन कौन सी? सामान्य पाठ्य पुस्तकें, पाठ्यक्रम पर आधारित पुस्तकें और संदर्भ पुस्तकें। क्वेश्चन नंबर 16। शिक्षक द्वारा शिक्षण कार्य के नियोजन के रूप में निर्माण किया जाता है। तो शिक्षण इकाई का निर्माण शिक्षक द्वारा शिक्षण कार्य के नियोजन के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17। पाठ्यक्रम में सम्मिलित विभिन्न प्रकरणों अथवा विषय क्षेत्र के आधार पर निर्माण किया जाता है। तो संदर्भ इकाई का निर्माण पाठ्यक्रम में सम्मिलित विभिन्न प्रकरणों या विषय क्षेत्र के आधार पर किया जाता है, जबकि शिक्षण इकाई का प्रयोग शिक्षक द्वारा शिक्षण कार्य के नियोजन हेतु किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18। श्रव्य दृश्य साधन अनुभव प्रदान करते हैं। उनके प्रयोग से शब्दों एवं वस्तुओं का संबंध सरलता पूर्वक स्थापित हो जाता है। तो श्रव्य दृश्य साधन के लिए यह परिभाषा किसने दी थी? वेस्ले ने ही श्रव्य दृश्य साधन के लिए यह बताया था कि इनके प्रयोग से शब्दों एवं वस्तुओं के संबंध सरलता पूर्वक स्थापित हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। किसी वस्तु का कृत्रिम अथवा छोटे स्तर पर क्रियात्मक प्रतिरूप होता है। तो क्रियात्मक प्रतिरूप किसी वस्तु का क्या कहलाता है? मॉडल या प्रतिमान। तो जब किसी वस्तु का कृत्रिम अथवा छोटे स्तर पर क्रियात्मक प्रतिरूप प्रस्तुत किया जाता है उसे मॉडल या प्रतिमान कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20।
हंटर कमीशन की स्थापना की गई थी? तो 1882 में हंटर कमीशन की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 21, चरित्र के विकास में धार्मिक और नैतिक शिक्षा महत्वपूर्ण योग देती हैं। तो यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? माध्यमिक शिक्षा आयोग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, समग्र रूप से नैतिक शिक्षा शिक्षा से पृथक नहीं है। तो नैतिक शिक्षा की यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? हर्बर्ट के द्वारा। हर्बर्ट ने कहा था नैतिक शिक्षा शिक्षा से पृथक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22, धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा की विधियां हैं। तो धार्मिक और नैतिक शिक्षा की मुख्यतः 2 विधियां होती हैं। कौन कौन सी? प्रत्यक्ष विधियां और नंबर 2 अप्रत्यक्ष विधियां। प्रत्यक्ष विधियों में क्या क्या सम्मिलित रहता है? नैतिक पुस्तकें, धार्मिक ग्रंथ आदि, जबकि अप्रत्यक्ष विधियों में प्रातःकालीन सभा और धार्मिक समारोह इत्यादि सम्मिलित रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, वैल्यू शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो आप याद रख सकते हैं कि वैल्यू शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द से हुई है। और किस शब्द से? वैलेट शब्द से हुई है। आप इसे याद रख सकते हैं। और जिसका अर्थ होता है, इसका अर्थ क्या होता है? किसी वस्तु की कीमत या उपयोगिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय धर्म ग्रंथों में मूल्यों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? तो भारतीय धर्म ग्रंथों में मूल्यों के लिए शील शब्द का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, मूल्य परक शिक्षा वैल्यू एजुकेशन को 2 अर्थों में प्रयोग किया जाता है। तो वैल्यू एजुकेशन को किन 2 अर्थों में प्रयोग किया जाता है? मूल्यों की शिक्षा या मूल्य परक शिक्षा। तो इन 2 अर्थों में वैल्यू एजुकेशन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, मूल्य परक शिक्षा के साधन है। तो मूल्य परक शिक्षा के कौन कौन से साधन होते हैं? नंबर 1 प्रत्यक्ष विधि, नंबर 2 अप्रत्यक्ष विधि, नंबर 3 विषयों तथा पाठ्यक्रम द्वारा और नंबर 4 पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं द्वारा। तो मूल्य परक शिक्षा के ये मुख्यतः साधन हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालयों में मूल्यों के विकास के 2 प्रमुख आधार हैं। तो विद्यालयों में मूल्यों के 2 प्रमुख आधार किसके द्वारा बताए गए थे? रॉबिन बैरो के अनुसार। रॉबिन बैरो ने विद्यालयों में मूल्यों के विकास के लिए प्रमुख 2 आधारों का चयन किया था। ये कौन कौन से हैं? नंबर 1 विद्यालयी पर्यावरण और नंबर 2 शिक्षकों द्वारा आदर्श प्रस्तुति। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, स्टेफल बीम प्रवृत्ति या मॉडल का संबंध है। तो स्टेफल बीम मॉडल का संबंध पाठ्यक्रम मूल्यांकन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, कॉन्टेक्स्ट इनपुट प्रोसेस प्रोडक्ट मॉडल या CIPP मॉडल का अन्य नाम क्या है? तो स्टेफल बीम मॉडल। स्टेफल बीम मॉडल को CIPP मॉडल यानी कॉन्टेक्स्ट इनपुट प्रोसेस प्रोडक्ट मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, स्टेक मॉडल संबंधित है। तो स्टेक मॉडल का संबंध पाठ्यक्रम मूल्यांकन से है। स्टेक मॉडल में 3 चरण बताए गए थे। ये चरण कौन कौन से थे? पूर्ववर्ती चरण, लेन देन चरण और परिणाम चरण। सो आज के वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रैक डायरी एट सीटेट। सो इस वीडियो में हम पेपर 2 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। ये वीडियोस अपलोड किए जा चुके हैं और जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा गया है। आप वहां से वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, पोर्टफोलियो से तात्पर्य है। तो विद्यार्थियों द्वारा समय की एक निश्चित अवधि में किए गए कार्यों के संग्रह से है। तो विद्यार्थियों द्वारा एक निश्चित अवधि में जो कार्य किए जाते हैं उनका जो संग्रह किया जाता है उसको ही पोर्टफोलियो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेकलिस्ट क्या है? तो चेकलिस्ट से तात्पर्य है व्यक्ति के व्यवहारों, लक्षणों, विशेषताओं, प्रतिक्रियाओं आदि की जानकारी प्रदान की जाती है। यानी चेकलिस्ट के माध्यम से व्यक्ति के व्यवहारों, लक्षणों, विशेषताओं, प्रतिक्रियाओं आदि की जानकारी प्रदान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, स्व आकलन से क्या तात्पर्य है? तो छात्र अपनी प्रगति या कार्यों का स्वयं जांच करते हैं तो उसे ही स्व आकलन कहते हैं। तो विद्यार्थियों द्वारा अपनी प्रगति की स्वयं जांच करना ही स्व आकलन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, प्रौढ़ शिक्षा से तात्पर्य है। तो प्रौढ़ शिक्षा से क्या तात्पर्य है? किसी भी प्रौढ़ व्यक्ति को उसके उत्तरदायित्वों को भली भांति पूरा करने के कौशलों के लिए प्रशिक्षित करना। तो प्रौढ़ शिक्षा क्या होती है? जब किसी प्रौढ़ व्यक्ति को उसके उत्तरदायित्वों को भली भांति पूरा करने के लिए किसी कौशल के द्वारा प्रशिक्षित किया जाता है तो वही
प्रौढ़ शिक्षा कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 5, ऐसे विश्वविद्यालय जो दूरस्थ शिक्षा हेतु स्थापित किए जाते हैं कौन से होते हैं? तो ऐसे विश्वविद्यालयों को मुक्त विश्वविद्यालय कहा जाता है जो दूरस्थ शिक्षा हेतु स्थापित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नई दिल्ली ने मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना की। तो 1979 में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, भारत का प्रथम विवृत विश्वविद्यालय खोला गया। तो भारत का प्रथम विवृत विश्वविद्यालय कब खोला गया? तो सन 1982 में हैदराबाद में यह विश्वविद्यालय खोला गया था। क्वेश्चन नंबर 8, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू की स्थापना कब की गई? तो 1985 में दिल्ली में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई। तो 1982 में अहमदाबाद में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई। क्वेश्चन नंबर 10, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग की स्थापना हुई। तो 1962 दिल्ली में स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, शिक्षण इकाई के अंत में कौन सा मूल्यांकन होता है? तो जब शिक्षण प्रक्रिया पूरी होती है उसके अंत में कौन सा मूल्यांकन होता है? योगात्मक मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 12, अध्यापक के गुणों को समकक्ष अध्यापकों द्वारा आंकना तथा क्रमबद्ध करना कहलाता है। तो यह समकक्षी मूल्यांकन या पीयर रेटिंग कहलाता है, यानी अध्यापक आपस में ही सहयोगी अध्यापक के गुणों को आंकते हैं और उनको क्रमबद्ध करते हैं। तो इस प्रकार की प्रक्रिया को समकक्षी मूल्यांकन या पीयर रेटिंग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, किसी समूह के प्राप्तांकों का औसत मान जिसके दोनों ओर के प्राप्तांकों का विचलन होता है कहलाता है, तो इसको मध्यमान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, मध्यमान को अंकगणित की भाषा में क्या कहते हैं? सांख्यिकी भाषा में इसको मध्यमान कहते हैं, जबकि अंकगणित की भाषा में इसको औसत मान कहते हैं। तो आप याद रख सकते हैं कि मध्यमान को अंकगणित की भाषा में औसत मान कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, मध्यमान निकालने का सूत्र क्या होता है? तो मध्यमान निकालने का सूत्र होता है m = सिग्मा x अपॉन n। यहाँ पे x क्या है? प्राप्तांकों का संकेत है और n छात्रों की संख्या का संकेत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, 50 अंकों की परीक्षा में 5 छात्रों के प्राप्तांक क्रमशः 10, 20, 35, 15 और 30 हैं, तो मध्यमान बताइए। तो मध्यमान का सूत्र क्या था? सिग्मा x अपॉन n, जहाँ x क्या था? प्राप्तांक और n क्या था? छात्रों की संख्या। सिग्मा डिनोट क्या करता है? योग को। तो सिग्मा x का अर्थ हो गया प्राप्तांकों का योग और n क्या हो गया? जो संख्या दे रखी गई हो, जितने छात्र हों उनकी संख्या। तो आपको यहाँ पे प्राप्तांक जो दे रखे गए हैं उनका योग करना है और छात्रों की संख्या से भाग करना है। तो योग कितना आ जाएगा? 110 और छात्र कितने हैं? 5। तो जब आप भाग देंगे तो आपको 22 मिलेगा जो कि मध्यमान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, किसी समूह के प्राप्तांकों में जिस प्राप्तांक की आवृत्ति सबसे अधिक होती है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसको बहुलक कहते हैं। यानी जब कोई समूह होता है उसके प्राप्तांक में जो सबसे अधिक बार संख्या आती है उसी को बहुलक कहते हैं। जैसे किसी समूह में प्राप्तांक प्राप्त हुए 5, 6, 7, 5, 8, तो यहाँ पे बहुलक कौन सा होगा? 5 बहुलक होगा, क्योंकि 5 सबसे अधिक बार रिपीट हुआ है, यानी 5 2 बार रिपीट हुआ है, इसलिए यहाँ पे बहुलक क्या होगा? 5। अगर यहाँ पे 6 3 बार रिपीट होता तो बहुलक क्या हो जाता? 6 हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, बहुलक निकालने का सूत्र क्या होता है? तो बहुलक निकालने का सूत्र होता है 3 गुणे मध्यांक माइनस 2 गुणे मध्यमान। तो यह सूत्र बहुलक निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप से आशय क्या होता है? तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप से क्या तात्पर्य होता है? ऐसे मूल्य जो श्रेणियों के मध्य में स्थित रहते हैं। तो ऐसे मूल्य जो श्रेणियों के मध्य में स्थित रहते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप का एक ऐसा प्रतिरूप मूल्य है जिसके आसपास अन्य संस्थाएं
केंद्रित होती हैं। तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप की यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई? सिम्पसन तथा काफ्का के द्वारा यह परिभाषा दी गई। तो आप इसे याद रख सकते हैं। सो इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रैक DILET CTET। सो इस वीडियो में हम पेपर 2 के कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। बेसिकली ये सेट नंबर 6 है और इसी सेट के साथ आपका पेपर 2 कंप्लीट हो जाएगा। सेट 5 तक के वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा गया है, वहाँ से आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी समूह के प्राप्तांकों को 100 बराबर भागों में बांटा जाता है तो उसके प्रत्येक मान को कहते हैं। तो उसके प्रत्येक मान को शतांश मान कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, जब प्राप्तांकों को 10 बराबर भागों में बांटा जाता है तो उसके प्रत्येक भाग को कहते हैं। तो उसके प्रत्येक भाग को दशांश मान कहते हैं। 100 बराबर भागों में जब बांटा जाता है तो वो प्रत्येक भाग कहलाता है शतांश मान, और जब 10 बराबर भागों में बांटा जाता है तो वो प्रत्येक भाग दशांश मान कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 3, विचलन की मापों के प्रकार हैं। तो विचलन की मापों के मुख्यतः 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 परास, नंबर 2 चतुर्थांश विचलन, नंबर 3 माध्य विचलन और नंबर 4 मानक विचलन या जिसे प्रामाणिक विचलन भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, किसी समूह के द्वारा प्राप्त अंकों की दूरतम सीमाओं के अंतर को कहते हैं। तो इसे परास कहते हैं। तो जब किसी समूह के द्वारा प्राप्त अंकों की दूरतम सीमाओं का अंतर निकालते हैं तो उसको परास कहते हैं। परास निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? अधिकतम अंक माइनस न्यूनतम अंक। तो जब अधिकतम अंक से न्यूनतम अंक को घटा दिया जाता है तो परास निकल आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, चतुर्थांश विचलन होता है। तो तृतीय एवं चतुर्थ चतुर्थांश के अंतर का आधा मान चतुर्थांश विचलन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 6, चतुर्थांश विचलन का दूसरा नाम है। तो चतुर्थांश विचलन का दूसरा नाम क्या है? अर्ध मध्यमान चतुर्थांश प्रसार। तो चतुर्थांश विचलन का दूसरा नाम अर्ध मध्यमान चतुर्थांश प्रसार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, माध्य विचलन का सूत्र क्या होता है? तो माध्य विचलन का सूत्र होता है सिग्मा ब्रैकेट x माइनस एम अपॉन n, जहाँ पर x क्या है? आंकड़ों का मान, m क्या है? मध्यमान और n क्या है? कुल आवृत्ति। तो आप इसे याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, मानक विचलन का सूत्र। तो मानक विचलन का सूत्र क्या होता है? HD इज इक्वल टू आई अंडर रूट सिग्मा FD का स्क्वायर अपॉन n माइनस सिग्मा FD स्क्वायर अपॉन n ब्रैकेट क्लोज का होल स्क्वायर। तो आप इसे याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विचलन का सर्वोत्तम माप है। तो विचलन का सर्वोत्तम माप कौन सा होता है? मानक विचलन या प्रामाणिक विचलन। क्वेश्चन नंबर 10, विचलन मापों की सहायता से किसी समूह के किस गुण को ज्ञात किया जा सकता है? तो विचलन मापों की सहायता से किसी समूह के समजातीयता या विषम जातीयता की माप की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, शिक्षा तथा मनोविज्ञान के कार्यकरण संबंधों को समझा जा सकता है। तो शिक्षा तथा मनोविज्ञान के कार्यकरण संबंधों को सहसंबंध सिद्धांत से समझा जा सकता है। सहसंबंध यानी कोरिलेशन से समझा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 12, सहसंबंध दो चल राशियों में पाए जाने वाले संयुक्त संबंध की ओर संकेत करता है। तो सहसंबंध की यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई? लैथरॉप के द्वारा यह परिभाषा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, दो या दो से अधिक चल राशियों, घटनाओं या वस्तुओं के पारस्परिक संबंध को सहसंबंध कहते हैं। तो सहसंबंध की यह परिभाषा गैरेट महोदय के द्वारा दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 14, सहसंबंध विधि का उपयोग किया जाता है। तो सहसंबंध विधि का प्रयोग किस लिए किया जाता है? शैक्षिक व्यावसायिक निर्देशन में और शैक्षिक समस्या के अध्ययन में। तो इन विषयों में सहसंबंध विधि का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, सहसंबंध के प्रकार हैं। तो सहसंबंध के मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? मात्रात्मक सहसंबंध और गुणात्मक सहसंबंध। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मात्रात्मक सहसंबंध भी मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य। जबकि गुणात्मक सहसंबंध 2 प्रकार के होते हैं। कौन से? रेखीय और वक्रात्मक। तो आप इन्हें अच्छे से याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, सहसंबंध की विधियां हैं। तो सहसंबंध की मुख्यतः 3 विधियां होती हैं। कौन कौन सी? क्रम अंतर विधि या जिसे कोटि अंतर विधि कहते हैं। नंबर 2 प्रोडक्ट मोमेंट विधि
और नंबर 3 प्राप्ति विधि। तो सहसंबंध की मुख्यतः यह 3 विधियां होती हैं। क्वेश्चन नंबर 17, क्रम अंतर विधि का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया। तो क्रम अंतर विधि का प्रयोग सर्वप्रथम स्पीयरमैन द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 18, क्रम अंतर विधि द्वारा प्राप्त सहसंबंध गुणांक को प्रदर्शित करते हैं। तो क्रम अंतर विधि द्वारा जो प्राप्त सहसंबंध गुणांक होता है उसको P द्वारा या जिसे रो बोलते हैं उसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, प्रोडक्ट मूवमेंट विधि का सर्वप्रथम उपयोग किया। तो प्रोडक्ट मूवमेंट विधि का सर्वप्रथम प्रयोग पियर्सन द्वारा किया गया, जबकि क्रम अंतर विधि का प्रयोग सर्वप्रथम स्पीयरमैन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, प्राप्त विधि का प्रतिपादन किया। प्राप्त विधि का प्रतिपादन कार्ल पियर्सन के द्वारा सन 1896 में किया गया। तो कार्ल पियर्सन ने मुख्यतः 2 विधियां कौन सी थी, प्रोडक्ट मूवमेंट विधि और प्राप्त विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, सामान्य संभावना वक्र की आकृति होती है। तो जो सामान्य संभावना वक्र होता है उसकी आकृति किस प्रकार की होती है, घंटे के आकार की, बेल शेप्ड की आकृति देखने को मिलती है, और जो कर्व मिलता है वो भी घंटे के आकार का कर्व देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 22, सामान्य संभावना वक्र का प्रतिपादन सर्वप्रथम किया। तो इस प्रकार के वक्र का प्रतिपादन अब्राहम डी माइवर द्वारा 1933 में किया गया। क्वेश्चन नंबर 23, सामान्य संभावना वक्र के वक्रता गुणांक का मान होता है। तो सामान्य संभावना वक्र के जो वक्रता गुणांक का मान होता है वो होता है 0.263। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, सामान्य संभावना के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही रहता है। तो सामान्य संभावना के लिए माध्य, माध्यिका और बहुलक तीनों बराबर होते हैं, तीनों इक्वल रहते हैं। तो आप ये याद रख सकते हैं कि सामान्य संभावना के लिए माध्य इज इक्वल टू माध्यिका इज इक्वल टू बहुलक, तीनों ही समान बराबर रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, सामान्य संभावना वक्र के लिए विषमता गुणांक का मान होता है। तो सामान्य संभावना वक्र के लिए विषमता गुणांक का मान 0 होता है। इसी के साथ आपका पेपर 2 कंप्लीट होता है। होपफुली वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।